लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन, हु शुड रूल? किसी भी देश में राज किसका हो? कौन से ऐसे एट्रीब्यूट आप एक्सपेक्ट करते हो दैट these should be there in whoever rules? सोचिए, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस सोचने से डेप्थ में समझ में आता है और फिर आपके एक्सप्रेशन में क्लैरिटी होती है, फिर आप यस सर ऑप्शन में अच्छे मार्क्स लाते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये, जब पेपर 1 सेक्शन है जो रूट्स हैं पॉलिटिकल साइंस की, हम जब वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर पहला टॉपिक आता है प्लेटो। फिर प्लेटो में एक सब टॉपिक है ये, द आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग। इस वीडियो का पर्पस है कि इसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है मतलब आइडिया क्या है फिलोसोफर किंग एंड सम क्रिटिसिज्म, ये हम समझेंगे। ठीक है, तो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर तो दीजिए, क्या लगता है आपको? अच्छा, मेरा वॉइस क्लियर है आपको? दिस इज अ लाइव सेशन, तो आई थिंक इट इज क्लियर, राइट? चलिए शुरू करते हैं। प्लेटो है कौन फिलोसोफर किंग? प्लेटो का मानना था कोई भी देश तभी अच्छे से चल सकता है जब वहां का जो रूलर हो या तो वो खुद फिलोसोफर हो या फिर जो रूलर है वो फिलॉसफी पढ़ ले, फिलोसोफर के लेवल पे आ जाए। अब आप कहेंगे क्या बातें कर रहे हैं सर, रूल करने के लिए तो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज हो, डिफेंस की नॉलेज हो। तो प्लेटो कह रहे हैं यार मेरे आइडिया को इतने हल्के मत लो, जहां तक आप सोच रहे हो प्लेटो कह रहे हैं मैं सोचकर बैठा हूं, मैं कुछ एडिशनल बातें भी कर रहा हूं। तो ये आइडिया आ कहां से रहा, जरा इसको समझते हैं, क्यों ये आइडिया दिया। तो प्लेटो बिलोंग टू एंशिएंट ग्रीस स्टेट एथेंस। हम ग्रीस की बात कर रहे हैं, ग्रीस में एथेंस एक सिटी स्टेट था, हम एंशिएंट टाइम की बात कर रहे हैं। पेलोपोनेशियन वॉर, एथेंस और स्पार्टा, मतलब एथेंस से वो बिलोंग करते थे प्लेटो, और एथेंस का वॉर होता है स्पार्टा के साथ, यहां से वो आइडिया आएगा। देखिए 27 ईयर्स तक वॉर चलता है और फाइनली एथेंस लॉस्ट दैट वॉर। कई बार जिंदगी की सबसे ज्यादा बड़ी सीख हारने पर मिलती है, ऐसा ही यहां पर मिला। एथेंस हार गया। प्लेटो वाज अ young person who was learning under the guidance of Socrates at that point of time. सुकरात इनके गुरु थे प्लेटो के। अब वो सोच रहे थे कि एथेंस हारा क्यों। हारने का कारण पता लगा कि जो रूल कर रहे हैं, पीपल हु आर रूलिंग, दे आर करप्ट। उनके करप्शन की वजह से देश खोखला हो गया, और जब देश अंदर से खोखला हो जाता है तो बाहर वाली ताकतों को ज्यादा समय नहीं लगता देश को गिराने में, देश के एक बड़े हिस्से को कब्जाने में। तो बेसिकली एथेंस वाज डूम्ड, और इस डूम के पीछे जो रीजन है उसको खोज रहे थे प्लेटो। प्लेटो इनिशियली एक यंग, मतलब एज से ही वो पॉलिटिशियन बनना चाहते, तो ही बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली। हिज मामाज, मदर के जो भाई होते हैं वो खुद एथेंस में पॉलिटिशियन, तो उन्होंने कहा कि यू शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स, यू शुड कम इनटू रूलिंग क्लास। लेकिन स्टार्टिंग में तो प्लेटो को लग रहा था, लेकिन फिर प्लेटो का फैसला बदल गया। प्लेटो ने कहा कि अगर मैं पॉलिटिशियन बना तो केवल अपने समय में कुछ चीजें ठीक कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं एक थिंकर बना, टीचर बना, और कुछ ऐसे रिफॉर्म सजेस्ट करे जिससे कि एथेंस में कुछ ब्रॉड चेंज आ जाए, रेडिकल चेंज आ जाए, तो मैं बना सकता हूं फिर एथेंस को आइडल स्टेट। तो सोचिए, एक तरफ ये एथेंस है जो हार चुका है, करप्शन ऑफ रूलिंग क्लास उसमें एक रीजन था, क्योंकि देश के लोग ही अगर दुश्मन के साथ मिल जाएंगे, पैसा, फ्यूचर की पोजीशन, इसके बेसिस पे, तो देश का क्या होगा, ऐसा वहां पर हुआ। तो फाइनली उन्होंने सोचा कि अब मेरी लाइफ का गोल है कि एथेंस को बनाना है आइडियल स्टेट। अपनी एकेडमी उन्होंने स्टार्ट करी, बच्चों को तैयार करना स्टार्ट करा उस तरीके से जिस तरीके से उनके गुरु सोक्रेटिस ने उनको पढ़ाया था। उनका मानना था कि पढ़ाने के तरीके में लेक्चर नहीं होना चाहिए, लेक्चर तो बकवास है। तो आप किसी को कुछ ज्ञान की बातें बताएंगे, वो सुनेंगे, कुछ चीजें ध्यान रखेंगे, कुछ चीजें भूल जाएंगे, बट दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ एजुकेशन। रियल पर्पस ऑफ एजुकेशन इज टू इनेबल पीपल टू क्रिएट सॉल्यूशंस, कुछ समाधान बनाए लोग अपने आसपास। वही तो
ज्ञान का वही तो शिक्षा, एजुकेशन का पर्पस है। तो उन्होंने क्या करा, इन्होंने कहा एजुकेशन सिस्टम में भी चेंज करना पड़ेगा, जस्टिस के एक ऐसे आइडिया को स्टैब्लिश करना पड़ेगा जिससे कि आइडियल स्टेट बन जाए। प्लेटो वॉज एन आइडियलिस्ट, और बीइंग आइडियलिस्ट उनका मानना था कि ये दुनिया आइडियाज से ही शेप होती है। अपने आसपास जो भी चीज आप देख रहे हैं, एक समय पर इन चीजों की कल्पना करना, टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स वाज वेरी डिफिकल्ट। किसी ने आइडिया आया, फिर उसने उस आइडिया पर काम किया, एंड फाइनली दे वर मैटेरियलाइज्ड। तो इट मींस आइडिया इज द बेस। किसी चीज का अगर आइडिया हमें और क्लियर होता चला जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि उस चीज को बनाना कैसे है। तो प्लेटो ने कहा कि अगर आइडियल स्टेट बनानी है, आइडियल, तो पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे आइडियाज हैं जिससे आइडियल स्टेट बनेगी। तो सबसे पहले कमियों को पहचानना होगा। कहा कि एक कमी तो रूलिंग क्लास में करप्शन है। तो मींस हु रूल्स, ये चेंज करना पड़ेगा। और यहीं पर है आपका फिलोसोफर किंग का आइडिया। ऐसा उन्होंने क्यों कहा कि इधर फिलोसोफर बिकम्स रूलर और रूलर बिकम्स फिलोसोफर? उन्होंने कहा क्योंकि फिलोसोफर ये छोटे काम नहीं करेगा जिससे देश कमजोर हो रहा है। आप कहोगे इसकी क्या गारंटी है? प्लेटो कह रहे हैं यानी कि तुम फिलॉसफी के मतलब को समझे नहीं हो। आप कहेंगे कैसे? चलो मैं यहीं से कनेक्ट करके समझा देता हूं। देखिए कैसे। उन्होंने कहा कि करप्शन उन्होंने करा क्यों रूलिंग क्लास में, एथेंस में। आप कहेंगे करप्शन किया क्योंकि लालची लोग थे, अभी भी होते हैं सिस्टम में लालची लोग। बताइए है कि नहीं? बिल्कुल, ग्रीड। अच्छा, ग्रीड क्यों होती है? क्यों वो करप्शन करते हैं? क्यों उन्हें इतना पैसा चाहिए, रिसोर्सेज चाहिए, जबकि वो आम जनता के लिए कोई गवर्नमेंट स्कीम बनी है? मान लीजिए नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनने थे, हॉस्पिटल्स बनने थे, उस पैसे को कुछ ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस खत्म कर गए। जब कोविड आया, अब फैमिलीज ढूंढ रही हैं कि हमें आसपास इलाज मिल जाए, वो नहीं मिला। कितने लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खो दिया, वो कभी वापस नहीं आएंगे, ड्यू टू करप्शन which was done by ruling class, and society was okay with it, क्योंकि उनको लगता है यही तरीका है, यही नियति है, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। प्लेटो कहने जरूरी नहीं है ऐसा। आपके पास आइडियाज होने चाहिए, हाउ टू गेट इट डन, देन एक्शन प्लान टू गेट इट डन। तो वो कह रहे हैं कि पहले पहचानो करते क्यों हैं लोग। लालच। अब लालच उस पर्सन का मत देखिए, आपकी सोसाइटी के अंदर बैठा हुआ है कि आइडिया, मतलब गुड लाइफ का मतलब क्या है? गुड लाइफ का मतलब है लाइफ ऑफ प्लेजर, लाइफ ऑफ पावर, लाइफ ऑफ मनी। जब भी आपके आसपास ये आइडिया आता है और आपको तकलीफ नहीं होती है, आप खुद सोचते हो कि मुझे पोजीशन नहीं मिली, नहीं तो मैं भी ऐसे ही करता, तो फिर क्या ही काउंटर कर पाओगे, क्या ही सिस्टम को बेटर कर पाओगे? इसका मतलब है प्रॉब्लम है अंडरलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ व्हाट इज गुड लाइफ एज लाइफ ऑफ प्लेजर, लाइफ ऑफ मनी, नो मैटर हाउ यू अर्न दैट मनी। अगर आप, आपका परिवार, आपके आसपास के लोग इस आइडिया से कंफर्टेबल हैं, अगर उनको फायदा हो, तो यानी कि देश खोखला होगा। प्लेटो कह रहे हैं ये आइडियाज हैं, ये लेयर्स हैं जो देश को खोखला करती हैं। तो ग्रीड इस वजह से है क्योंकि उनके दिमाग में ही बैठा हुआ है कि गुड लाइफ का मतलब यही है। गुड लाइफ मतलब लाइफ ऑफ प्लेजर, बस यही है। अब किसी भी तरीके से हो सब जस्टिफाइड। वो कह रहे हैं कि केवल प्लेजर की लाइफ, यानी कि आपके सेंसरी ऑर्गन से केवल आप चीजों को जैसे टेस्ट, आईज के थ्रू, टू सी, टच, फील, ये सब चीजें क्या है, सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू आप प्लेजर लेते हैं लाइफ में। वो कह रहे हैं कि ये सब चीजें इग्नोरेंस है। कई लोग जब ये पहली बार लाइन समझते हैं तो उनको लगता है कि प्लेटो was a person who was talking about rejecting pleasure। नहीं, प्लेटो कह रहे हैं ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, गलत समझ लेते हो।
प्लेटो कह रहे हैं कि गुड लाइफ का मतलब केवल लाइफ ऑफ प्लेजर है, मैं इसके खिलाफ हूं। ये कंप्लीट ट्रुथ नहीं है। प्लेजर लाइफ का एक एस्पेक्ट है, बट प्लेजर के लिए कुछ भी करोगे, दूसरे का हक मारोगे, तो सिस्टम को अंदर से कमजोर करोगे, लोगों का बिलीफ सिस्टम में कम होगा और अल्टीमेटली वो देश क्राइसिस में जाएगा। कई कई तरह के क्राइसिस अंदर चल रहे होंगे, निकल कर नहीं आएंगे, एक दिन बाहर आ जाएंगे, ये होगा। ये बात एंशिएंट ग्रीस में वो कर रहे थे। वो कह रहे हैं क्योंकि इग्नोरेंस इज द रीजन। यानी कि इग्नोरेंस क्यों है? क्योंकि उनके पास रियल नॉलेज नहीं है लाइफ की। उन्होंने केवल कुछ चीजें सुन ली हैं, आसपास वो नॉर्मल थी, बस उसको लेकर बैठ गए, इस वजह से देश कमजोर। तो रियल नॉलेज चाहिए। और रियल नॉलेज क्या है? रियल नॉलेज है कि जो काम आप कर रहे हैं उस काम में आप एक्सेलेंस रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। अगर आप अपने काम में जबरदस्त हैं, कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने में जबरदस्त, कोई ब्यूरोक्रेट है तो ब्यूरोक्रेसी में जबरदस्त, कोई जज है तो वो जज का काम बेस्ट तरीके से कर रहा है, पुलिस है तो पुलिस का काम बेस्ट तरीके से कर रहा है। और कहीं पर भी कोई अपना काम जिस तरीके से उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, वही इनजस्टिस हो रहा है, वही इनजस्टिस है, वही लोगों का बिलीफ सिस्टम में कम हो रहा है। और पता ही लगता कि इस तरीके से देश कमजोर होता है क्या, लेकिन देश कमजोर होता है। केवल कुछ लोगों के पास पैसा और कुछ हथियार हो जाने से देश के पास देश मजबूत नहीं होता, प्लेटो का यह कहना था। तो प्लेटो का कहना है एक्सीलेंस, सैक्रिफाइस फॉर कलेक्टिव गुड। अब सोचो, अगर सिस्टम में लोगों को लग रहा है कि रूलिंग क्लास तो करप्ट है, अपने बारे में सोच रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जज सब हमारे बारे में नहीं सोच रहे, तो क्या उन लोगों का कमिटमेंट सिस्टम के लिए ऐसा रहेगा कि दे विल बी रेडी फॉर सैक्रिफाइस? वो अंदर से वीक होगा, बाहर बताने के लिए होगा लेकिन अंदर से वीक होगा, उन्हें लगेगा सब अपने अपने बारे में सोच रहे हैं। और प्लेटो कह रहे हैं दिस वाज वन ऑफ द रीजन एथेंस गॉट डिफीटेड। प्लेटो कह रहे हैं कि अल्टीमेटली जब तक हमारे पास ये आइडिया ऑफ कलेक्टिव, यानी कि हम सब एक हैं और हम सबका अच्छा भी एक साथ होने में है, ये नहीं डेवलप होगा, तब तक आप एक आइडियल स्टेट नहीं बन सकते। वो कह रहे हैं रियल नॉलेज और आइडिया ऑफ गुड लाइफ इज टू लीड अ लाइफ ऑफ वर्च्यू, गुडनेस। कुछ ऐसी बातें अगर फॉलो की जाएं वो गुडनेस ही। अगर आप अपना काम अच्छे से करो दैट इज गुडनेस। गुडनेस का मतलब केवल ये नहीं है कि मीठी मीठी अच्छी अच्छी बातें कर ली आपने। क्या मीठी अच्छी बातों से होगा अगर काम आप अपना ठीक से नहीं करोगे? उससे सिस्टम बेटर नहीं चलेगा। सिस्टम चलाना है तो सबको अपना काम बेस्ट तरीके से करना पड़ेगा, अननेसेसरी किसी का हक नहीं लेना है, तब देश बेटर होगा। तो ये तो डायग्नोसिस कर रहे हैं वो प्रॉब्लम की। अब वो कह रहे हैं कि जिसके पास हु रूल्स, हमने जो क्वेश्चन कहा था, उन्होंने कहा जिसके पास ये रियल नॉलेज वाली एक्सपीरियंस आ जाएगा वही है फिलोसोफर। क्योंकि फिलोसोफर्स जो है वो पर्सन है जिसके पास रियल नॉलेज है। रियल नॉलेज अगर जिसके पास आ गई तो उसके बाद वो सेंसरी ऑर्गन्स उसकी पार्ट का एक लाइफ है, मतलब उसकी लाइफ का एक पार्ट है, वो उसकी लाइफ नहीं है। ग्रीड से ऊपर उठ चुका है वो, उसको पता है पैसा पोजीशन ठीक है आज है कल नहीं है, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर पर्पस है, बट यही लाइफ नहीं है, नहीं तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो जो फिलोसोफर है उसके अंदर जो क्वेंच है, जो भूख है, जो प्यास है नॉलेज की, वो इतनी डीप होती है टू नो अबाउट लाइफ, टू नो अबाउट व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, टू नो अबाउट हाउ शुड वी रन आवर लाइफ। वो इतनी, मतलब जो जिंदगी के गहरे सवाल हैं, हैप्पीनेस, सोरो, व्हाट इज गुड फॉर सोसाइटी, लव, पैशन, ऐसे सवालों पर उसके अंदर इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग होगी और वो इतनी गहरी अंडरस्टैंडिंग में जा रहा होगा कि उसके लिए बाकी बातें छोटी लगेंगी। फिलोसोफर ट्रांसजेंडल नॉलेज में होता है। ट्रांसजेंडल का मतलब होता है कि जो एक्चुअली एक पर्टिकुलर टाइम से आगे तक के टाइम के लिए एज इट इज काम आती है। कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स जो एंशिएंट टाइम से आज तक रेलेवेंट है। तो आपको नहीं लगता जो हम ये डिस्कस कर रहे हैं ये भी तो आज तक रेलेवेंट लग रही है?
तो इसका मतलब है कि फिलोसोफर चाहता है कि उसकी लाइफ का जो समय है वो कुछ हायर मीनिंग के लिए यूज हो, वो कुछ ऐसा लिख दे, ऐसा बता दे, ऐसा लोग को इन्फ्लुएंस कर दे जिससे कि समाज, लोग, उसकी लाइफ ऐसे चले कि वो बिगर देन सेल्फ हो, केवल अपने बारे में ना सोचे। केवल अपने बारे में सोच रहा है तो फिलोसोफर है ही नहीं। और इससे पहले वाले रूलर्स के लिए क्या हो रहा था, वो अपने बारे में सोच रहे थे कि मुझे पैसा मिल जाए, मुझे पावर मिल जाए, मैं कब तक पावर में रह जाऊं, उसके पास यही यही चल रहा है। वो कह रहे हैं वो फिलोसोफर नहीं। फिलोसोफर वुड टेक अप द पोजीशन ओनली टू सर्व, rather philosopher would be reluctant to get into the power. reluctant का मतलब है कि वो फिलॉसफी में, डेप्थ में और अपनी लाइफ के हायर मीनिंग में ऐसे चलेगा कि उसको पावर चाहिए नहीं। देश चाहेगा कि ऐसे लोग वहां पर रूल करें, इस वजह से उसको बुलाया जाएगा, कहा जाएगा कि नहीं, यू शुड रूल बिकॉज यू हैव नॉलेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, फिलॉसफी, लिटरेचर, एवरीथिंग, तो यू डिजर्व टू बी हियर। रूल टू सर्व बिकॉज यू हैव गॉट सो मच फ्रॉम द सिस्टम। तुम्हारी पढ़ाई स्टेट ने टेक केयर करी, तो अगर स्टेट ने तुम्हें पढ़ाया है, इस समाज से ही तुम्हें जो जो तुमने अपने आप को डेवलप किया, समाज से कुछ ना कुछ मिला है, इट इज टाइम टू गिव बैक। तो ट्रूली वो उस पॉलिटिकल पोस्ट को लेगा टू गिव बैक टू सोसाइटी, टू गिव बैक टू एथेंस। इस वजह से वो कह रहे हैं कि फिलोसोफर होना जरूरी है। जिसने फिलॉसफी का टेस्ट ले लिया वो ऊपर उड़ जाएगा। ये बातें छोटी लगेंगी उसको, ये आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन जिस बात के बारे में हम सोच रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो तो हमेशा रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो आपको रीजन पता लगा। नाउ जो फिलोसोफर किंग होगा उसके एट्रीब्यूट्स क्या होंगे? तो प्लेटो मल्टीपल थियरीज का इस्तेमाल करके फिलोसोफर किंग के आइडिया को कंस्ट्रक्ट करते हैं। प्लेटो कहते हैं कि हम में से हर एक की सोल में, हर एक की आत्मा में 3 एलिमेंट होते हैं। आप भी रिफ्लेक्ट कीजिएगा अपने अंदर। रीजन यानी कि बीइंग लॉजिकल, है कि नहीं? आप में, सब में लॉजिकल हैं, सही गलत सोचते हैं, चीजों को नया सीखना चाहते हैं, रीजन का इस्तेमाल करके। तो आप अभी तक इस लेक्चर में हैं, इस वीडियो में हैं। दूसरा स्पिरिट या करेज, ये दूसरा एस्पेक्ट है, यानी कि आपके अंदर इमोशन वाला एस्पेक्ट है। लोग लॉजिकल भी होते हैं, लोग इमोशनल भी होते हैं। लॉजिकल, इमोशनल, स्पिरिट मींस इमोशनल। तीसरा एपेटाइट, लस्ट, और लोगों के अंदर सेंसरी ऑर्गन से प्लेजर मिले उनको, ये भी एक एस्पेक्ट होता है, हर किसी के अंदर होता है। ये कह रहे हैं प्लेटो। तो आप कहेंगे हाँ, ये कौन सी नई बात कह रहे हैं? हाँ है। प्लेटो कह रहे हैं लेकिन हर किसी में इन तीनों एलिमेंट्स का, ये है 3 एलिमेंट्स ऑफ सोल, 3 एलिमेंट्स ऑफ सोल जो हर किसी के अंदर नेचर ने दिए हैं, लेकिन हर किसी के अंदर डिफरेंट प्रोपोर्शन में है। ये डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब जैसे तीनों एलिमेंट्स मिक्स हैं, लेकिन कुछ किसी के अंदर ज्यादा है, दूसरे वाला कम है, ऐसा है। अब यही तो सेल्फ डिस्कवरी है। प्लेटो कहते हैं एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग, और ये आइडियाज उनके गुरु सोक्रेटिस से उन्हें आए। एग्जामिन करना जरूरी है लाइफ को। तो वो कह रहे हैं देखो आपके अंदर क्या है, आप ज्यादा रीजनेबल हो, या ज्यादा इमोशनल हो, या ज्यादा लस्ट ओरिएंटेड, एपेटाइट ओरिएंटेड हो, प्लेजर, आराम, सेंसरी ऑर्गन्स को आराम। यानी कि जब भी आपके सामने कोई सिचुएशन आती है तो आप के सामने अगर इमोशनल मोमेंट है तो क्या उस समय आप इमोशंस में बह जाते हो? जबकि अगर आप थोड़ा लॉजिक यूज करते, जो आपके पास फैक्ट्स हैं, जो नॉलेज है, उसका यूज करके कुछ और फैसला आप ले सकते थे। अगर आपने नहीं लिया, इमोशंस में बह गए, तो यानी कि आपके अंदर इमोशनल कंपोनेंट सबसे ज्यादा है। डिफरेंट प्रोपोर्शंस में थ्योरी ऑफ सोल में हमें ये देखना है कि इन तीनों में से कौन सा एलिमेंट आपके अंदर सबसे ज्यादा है। कुछ के अंदर सबसे ज्यादा रीजन है, वो इमोशनल मोमेंट हो, कंट्रोल कर लेते हैं, वही करते हैं जो लॉजिकली करेक्ट है उन मोमेंट्स में।
किसी के अंदर एपेटाइट लस्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा। उन्हें पता है कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए इस समय, मुझे पढ़ना चाहिए या मुझे कुछ और करना चाहिए, या इमोशनल वाला एस्पेक्ट भी है, लेकिन एपेटाइट उनके अंदर सबसे ज्यादा है। यानी कि वो अपने प्लेजर को प्रायोरिटी देंगे, लॉजिक इमोशन साइड कर देंगे, प्लेजर्स में बह जाएंगे। आपके अंदर तीनों में से कौन सा प्रोपोर्शन ज्यादा, बताइए। क्योंकि प्लेटो का कहना था कि जिसके अंदर रीजन वाला कंपोनेंट ज्यादा है, ये वाला, दीज आर सोल ऑफ गोल्ड। जिसके अंदर स्पिरिट का रेस सबसे ज्यादा है, दीज आर सिल्वर। और जिसके अंदर ये वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा है, देन दीज आर कॉपर। गोल्ड, दीज पीपल डिजर्व टू बिकम रूलर। रूलर ऐसा होना चाहिए जो लॉजिकल हो, ना कि इमोशनल या लस्ट में। अब यहां पर क्या हो रहा था, ये जो इनके रूलर्स थे, जब ये एथेंस हार गया था स्पार्टा से, लॉस दैट वॉर, ये ग्रीड के चक्कर में रहे। तो इसका मतलब क्या है, ये तो ज्यादा फोकस किस पर कर रहे थे, लस्ट पे, एपेटाइट पे। ऐसे लोग थे, मतलब हायर रीजनिंग इनके अंदर कमी थी। क्यों, देश, लोग, इनके यहां पर सुरक्षा होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये लॉन्ग वे में सोच ही नहीं पा रहे थे। इन्हें केवल अपना इमीडिएट बेनिफिट दिख रहा। तो रूलर वो बने जिसके अंदर ये है, सिल्वर वाले जो है वो सोल्जर बने, क्योंकि जिसके अंदर इमोशनल वाला एस्पेक्ट ज्यादा है, करेज वाला ज्यादा है। क्योंकि इमोशन अपने आप में पावर भी है। सोल्जर्स, इट्स नॉट इजी टू एक्चुअली पुट योर लाइफ ऑन रिस्क। देश के लिए सेक्रीफाइस करना आसान नहीं है। तो कुछ लोग हैं जो इसके लिए बने हैं, ऐसा उनका मानना था प्लेटो का। और कॉपर ये लोग हैं जिनको प्रोड्यूसर बनना चाहिए। प्रोड्यूसर मतलब बिजनेस, कि भाई जब तुम्हें लाइफ ही तुम्हारी इंक्लाइंड एपेटाइट की तरफ है, लस्ट की तरफ है, ठीक है, तुम्हारे जैसे लोगों की भी जरूरत है। तुम बिजनेस करोगे, पैसा कमाने की सोचोगे, तो उससे कई लोगों को जॉब में मिलेंगी, रिसोर्सेज बनेंगे, अच्छी बात है। लेकिन तुम वही काम करो जिसके लिए बने हो। अगर जिसके अंदर एपेटाइट ज्यादा है वो पॉलिटिशियन बन जाए, वो ब्यूरोक्रेट बन जाए, सिविल सर्वेंट बन जाए, क्या होगा, करप्शन ही करप्शन होगा, और क्या होगा, है कि नहीं। तो इसी वजह से वो कह रहे थे कि प्रॉपर पोजीशनिंग जरूरी है। पहले आइडेंटिफिकेशन, थ्योरी ऑफ सोल में वो कह रहे हैं हम इस तरीके से आइडेंटिफाई कर लें, ऐसा आइडेंटिफिकेशन होता है। अब आप कहोगे आइडेंटिफिकेशन होगा कैसे, इसके लिए उन्होंने दी अपनी स्कीम ऑफ एजुकेशन। जब मैं प्लेटो डिटेल में पढ़ाता हूं तो स्कीम ऑफ एजुकेशन भी डिटेल में पढ़ाता हूं। आज तो हम डिस्कस कर रहे हैं फिलोसफर किंग का आइडिया। स्कीम ऑफ एजुकेशन, आसान भाषा में आप ऐसे समझिए कि एजुकेशन के लेवल्स होंगे। प्राइमरी एजुकेशन सबके लिए होगी, स्टेट स्पॉन्सर्ड होगी, जिसमें बेसिक मोरल स्टोरीज, ऐसी चीजें बताई जाएंगी, बेसिक्स बताए जाएंगे अबाउट लाइफ, जो बच्चे को सिखाया जाता है। जैसे बचपन में आपने कहानियां सुनी होंगी, मोरल स्टोरीज बच्चे को सिखाई जाती है, जिससे एक कैरेक्टर डेवलप हो, सही और गलत का बेस उसका कुछ डेवलप होना स्टार्ट हो जाए। फिर उसके बाद बाकी एक कॉमन एजुकेशन होगी, लगभग 18 साल पे टेस्ट होगा। टेस्ट में अगर पता लगा कि अच्छा आप आगे नहीं पास कर पा रहे हो, तो भाई फिर अपना प्रोड्यूसर में चले जाओ। तो पॉइंट ये है, स्कीम ऑफ एजुकेशन से आप आइडेंटिफाई कर पाओगे किसके अंदर रीजन वाला कंपोनेंट सबसे ज्यादा है। और जैसे ही हमें पता लगेगा कि इनके पास रीजन वाला कंपोनेंट ज्यादा है, तो हम इनको ट्रेन करेंगे फिलोसोफर बनाने के लिए। इनकी ट्रेनिंग होगी फिलोसोफर बनाने की। जस्ट देयर विल बी स्टेजेस ऑफ एग्जाम्स, और उसके बाद आइडेंटिफाई होगा, फिर उनको फर्दर ट्रेनिंग देंगे फिलोसोफर के लिए। और वो कहते हैं कि एजुकेशन स्टेट क्राफ्ट की भी होगी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है इसकी भी होगी, डिफेंस, एवरीथिंग, राइट नाउ। तो ये तो आइडेंटिफाई कर लिया आपने फिलोसोफर कौन है। वो कहते हैं फिलोसोफर किंग ऐसे ही नहीं बनेगा, उसको ये पता होना चाहिए जस्टिस क्या है। जैसे वो कहते हैं जस्टिस इज डूइंग वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी पूरी करना जस्टिस है। थ्योरी ऑफ जस्टिस में तो डिटेल में जानता है, लेकिन फिलोसोफर किंग को क्या चीजों का ध्यान देना है, उसको ध्यान देना है कि भाई जो जिस काम के लिए बना है, यानी कि प्रॉपर पोजीशनिंग,
एंड फिर नॉन इंटरफेरेंस इन देयर वर्क। ये एंश्योर कराना ये फिलोसफर किंग का काम है। फिलोसफर किंग तुम्हें ये करना है कि ये सब एजुकेशन सिस्टम के अंदर आए। थ्योरी ऑफ सोल से जो आइडिया है एजुकेशन सिस्टम के अंदर आए, एजुकेशन सिस्टम से आइडेंटिफाई हो कौन सोल्जर के लिए बना, उसको सोल्जर की स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग हो। जो प्रोड्यूसर के लिए बना उसको प्रोड्यूसर क्लास में भेजा जाए कि तुम बिजनेस करो, ट्रेड करो। और जो फिलोसफर के लिए बना उसको आगे पढ़ाया जाए, इसमें से कोई एक फिलोसफर किंग बन सकता है, बाकी लोग ब्यूरोक्रेट बन जाएंगे, है कि नहीं। तो पॉइंट है कि अब जब ये पता लग गया फिर नेक्स्ट स्टेप ये आता है, तभी मैंने इसके बाद ये बताया। तो पहले ये आइडेंटिफिकेशन, देन स्कीम्स, पहले ये कैटेगराइजेशन, देन आइडेंटिफिकेशन एंड देन फिर प्रॉपर पोजीशनिंग, नॉन इंटरफेरेंस ये करना। प्रॉपर पोजीशनिंग का मतलब जिसका जो काम है उसको वो काम मिले। नॉन इंटरफेरेंस का मतलब है फिर कोई किसी काम में दखल ना दे। अब मान लो बिजनेसमैन बताने लग गया पॉलिटिशियन को कि कैसे पॉलिसीज बनानी चाहिए, या फिर ये करने लगे कि देखो हम बताएंगे तुम्हें कि कैसे तुम्हें देश को सुरक्षित करना है। तो जिसका जो काम है उसमें बेस्ट है, उसको बेस्ट बनाओ, ट्रेनिंग उसको बेस्ट दो, और फिर कोई इंटरफेयर मत करो। तो ये वो कह रहे हैं। प्लस कह रहे हैं कि फिलोसफर किंग का है ना, वो फिलोसफर किंग वो अबव ऑर्डिनरी लॉ है। जो ऑर्डिनरी लॉ है उससे भी ऊपर है फिलोसफर किंग। देख रहे हैं आप, कहेंगे मतलब वो कह रहे हैं कि फिलोसफर किंग को है रियल नॉलेज, उसको है नॉलेज बाय एक्सपीरियंस। पता है फिलोसफर किंग के लिए आप कब तक तैयार होते हैं स्कीम ऑफ एजुकेशन में? 55 ईयर्स तक, 55 साल तक पढ़ता है इंसान प्लेटो के आइडिया में, और तब जाकर वो कैपेबल बनता है। उसमें से कुछ लोग फिर फाइनली चूज किए जाते हैं, उनमें से कोई एक बनेगा फिलोसफर किंग। और ये किंग की पोजीशन हेरिडिटरी नहीं है, इस पोजीशन पर वही होगा जो सबसे ज्यादा काबिल होगा, और बदला भी जा सकता है। लेकिन जब तक तुम इस पोजीशन पर हो तब तुम्हारी नॉलेज की वजह से, तुम्हारे एक्सपीरियंस की वजह से तुम ऑर्डिनरी लॉ इनसे ऊपर हो। आपको नहीं लगता कि ये एक तरीके से एब्सोल्यूट पावर देने वाली बात हो गई? यानी कि फिलोसफर किंग के आइडिया में एब्सोल्यूट पावर दिख रही है, मतलब टोटल पावर इन द हैंड्स ऑफ किंग, कहीं मिसयूज ना हो जाए इसका। प्लेटो कह रहे हैं क्यों टेंशन ले रहे हो, फिलोसफर किंग है, ट्रेन किया गया है उसको, वो तो रिलेक्टेंट है, वो ग्रीड इन सबसे ऊपर है, ग्रीड ईगो से ऊपर है। प्लेटो कह रहे हैं कि देखो एग्जाम्पल दो जो प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में दिया। ये आइडिया कहां दिया? अपनी बुक रिपब्लिक में। रिपब्लिक और इसका सबटाइटल था कंसर्निंग जस्टिस। वो कह रहे हैं अपनी बुक में, कंसिडर सिचुएशन, यू गो टू अ डॉक्टर व्हेन यू हैव सर्टेन इश्यूज, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, यू वुड ट्रस्ट अ बुक ऑफ मेडिसिन और अ प्रैक्टिशनर। अगर मान लीजिए कुछ बॉडी में आपके दो सिम्टम्स हैं, अब उस बुक में ये लिखा है इस सिम्टम के लिए ये मेडिसिन है, दूसरे सिम्टम के लिए ये मेडिसिन, लेकिन डॉक्टर को अपने एक्सपीरियंस से लगता है कि भाई भले ही बुक में लिखा है लेकिन उसने ऐसे सिम्टम्स कहीं और भी सुने, देखे हैं, इलाज हुआ है, ऐसा कुछ उसको एक्सपीरियंस है, और वो कह रहा है कि नहीं, बुक में जो लिखा है वो मैं अगर मेडिसिन दूंगा तो आपकी बॉडी को नेगेटिव इंपैक्ट ज्यादा हो जाएगा, तो आई शुड नॉट गिव this medicine to you, I should give another medicine, but it is not written in the book, because book में सीधा सीधा लिखा है सिम्टम तो ये दवाई, सिम्टम तो ये दवाई, तो भाई आपके लिए ठीक नहीं है। तो आप किसकी सुनोगे? उस बुक की सुनोगे या एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की सुनोगे? अ बुक ऑफ मेडिसिन या एक्सपीरियंस्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर? तो आई थिंक आप कहोगे भाई हम तो एक्सपीरियंस्ड जरूरी है, मेडिकल प्रैक्टिशनर है, झोला छाप नहीं है, ठीक है, तो आप उसकी सुनोगे। प्लेटो कह रहे हैं सिमिलरली फिलोसफर किंग हैविंग रियल नॉलेज अबाउट लाइफ, एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीथिंग। तो ऐसे में ये जो करेगा ना, ये बेस्ट ही करेगा, और बेस्ट को एब्सोल्यूट पावर देनी चाहिए। प्लेटो वाज अपोजिंग द आइडिया ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्लेटो वाज सेइंग कि एथेंस में, क्योंकि उससे पहले और जिस दौरान ये आइडियाज आ रहे हैं उस दौरान एलिमेंट ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी था, यानी कि कुछ लोग जो मास्टर क्लास के लोग हैं वो सीधा जुडिशरी में, लॉ मेकिंग प्रोसेस में सीधा इन्वॉल्व हो सकते थे, क्योंकि छोटा सा एथेंस सिटी के लेवल पे गवर्नमेंट थी, वही गवर्नमेंट को लोग सुप्रीम मानते थे।
लेकिन प्लेटो का कहना था कि यार डायरेक्ट डेमोक्रेसी ना रूल ऑफ इग्नोरेंट होती है। जो ना समझ हैं लोग, उनको कोई भी बहका देगा अच्छी ऑडिटरी से, तो डेमोक्रेसी इज नॉट गुड। प्लेटो खुद अपने गुरु सोक्रेटिस को खो चुके थे ड्यू टू दिस डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनके गुरु जो सवाल करना सिखा रहे थे यूथ को, इंक्लूडिंग प्लेटो, उस समय की सरकार ने मान लिया कि अच्छा क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा भड़का रहा है यूथ को, देश के खिलाफ काम कर रहा है, सेडिशन चार्ज लगाते हैं इस पर, और सेडिशन चार्ज लगा दिया। और फाइनली डिस्कशन, मतलब फाइनली जब सजा हुई तो सजा हुई कि यू हैव टू ड्रिंक पॉइजन, हेमलॉक, और सोक्रेटिस ने वो पॉइजन पिया और सोक्रेटिस खत्म हो गए। एक यंग प्लेटो की साइकोलॉजी पर इसका बड़ा इंपैक्ट पड़ा। उन्हें देखा कि इन इग्नोरेंट लोगों को पता ही नहीं था कि सोक्रेटिस वाज वाइजेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, और सोक्रेटिस जो बातें कर रहा था वो एथेंस के भले की बातें कर रहा था, अपने भले की तो कुछ कर नहीं रहा था। तो इसी वजह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का जो कॉन्सेप्ट है, उसके वो खिलाफ हो गए। ऐसे में उन्होंने कहा कि जो प्रैक्टिशनर है, फिलोसफर किंग, इसके पास एब्सोल्यूट पावर दो, देश आइडियल यही बनाएगा, स्ट्रॉन्ग एक्शंस आर नेसेसरी, ये मानना था। बात समझ में आई? फिलोसफर किंग, हालांकि जो प्लेटो का खुद का आइडिया है, थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो इनके खुद के आइडियाज हैं टू ऑर्गेनाइज स्टेट, उससे ऊपर नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनरी लॉ से ऊपर होगा, ओपिनियन से ऊपर होगा जो जनता की है, तभी तो होगा जब एब्सोल्यूट पावर होगी, राइट? लेकिन प्लेटो ने खुद भी कहा कि इसमें प्रॉब्लम भी है। पहले तो आइडेंटिफाई ऐसे लोगों को करना जो वाकई उस स्टेज तक फिलोसफर बनेंगे, अपनी लाइफ डेडिकेट करेंगे फिलोसफर बनने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए उनको इतनी क्वालिटी की ट्रेनिंग हमेशा देना। फिर उसके बाद इनको ट्रेनिंग मिल गई, तो ट्रेनिंग के बाद ये फिलॉसफी में ऐसे डूब जाएंगे कि ये रिलक्टेंस रहेंगे टू रूल। ये चाहेंगे कि अब तो भाई हम एजुकेशन में ही जाएंगे, हम नहीं रूल करेंगे। दे विल हैव रिलक्टेंस टू रूल। ये भी एक चैलेंज है। और अगर चलिए रिलक्टेंस टू रूल है और फाइनली आपने मना लिया उनको कि नहीं देखो स्टेट ने तुम्हारी एजुकेशन को स्पॉन्सर किया और फाइनली यू शुड रूल, मान भी लिया। ये तो प्लेटो का मानना था कि इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। इनके स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, प्लेटो के। एरिस्टोटल ने कहा कि सबसे बड़ा एक और चैलेंज है कि जैसे ही कोई पावर में आया, उसको आपने फिलोसफर किंग बनाया, व्हाट गारंटी इज देयर दैट पर्सन वोंट चेंज? लोग बदल जाते हैं, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। ये भी तो होता है। व्हाट इफ जो अदर एलिमेंट्स हैं उसकी पर्सनालिटी के वो प्रोमिनेंट हो जाए? एरिस्टोटल का कहना था कि लोगों जो उनके स्टूडेंट थे वो क्रिटिक कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं फिलोसफर किंग पर। उनका कहना था कि देखो ऐसा नहीं है कि कोई इंसान फिक्स ही होता है, यानी कि इंसान जो पीपल हैं दे चेंज विद टाइम। वो कह रहे हैं अपने गुरु को कि प्लेटो आपने इसके बारे में नहीं सोचा। हो सकता है जब आपने उसको सेलेक्ट किया था तब उसके अंदर रीजन प्रोमिनेंट था। जैसे कि जब मैं सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी करा रहा हूं आपको, तो कई बच्चे होंगे जो मेरे से फिलॉसफी पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, पॉलिटिकल साइंस के अंदर ये फिलॉसफी वाला पार्ट आता है, पॉलिटिकल फिलॉसफी है प्लेटो की। फिर इसी का इस्तेमाल आप एथिक्स में भी यूज करेंगे, एडवांटेज होगी, सेलेक्ट भी हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसी पोजिशंस में जाएंगे, पावरफुल पोजिशंस में जाएंगे, डीएम बनेंगे, एसडीएम बनेंगे, तो अभी तक तो रीजन प्रोमिनेंट था, हो सकता है फिर एपेटाइट प्रोमिनेंट हो जाए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? पीपल चेंज, तो रीजन से एपेटाइट चेंज भी तो हो सकता है, इसकी क्या गारंटी है? और ऐसे पर्सन को एब्सोल्यूट पावर दे दी तो वो तो नुकसान और ज्यादा कर देगा, ये एरिस्टोटल का मानना था। आपको नहीं लगता है कि एक वैलिड क्रिटिक था ये, है ना? चलिए, तो आई थिंक आपको ये आइडिया क्लियर हुआ होगा कि फिलोसफर किंग का आइडिया क्यों आया, कंटेक्स्ट क्या था, आइडिया है क्या कि देयर इज वन फिलोसोफर हु इज गोइंग टू रूल इन एब्सोल्यूट मैनर, एंश्योर कि स्कीम ऑफ एजुकेशन से आइडेंटिफिकेशन होता रहे बाकी कैटेगरी ऑफ पीपल का,
फिर हर कोई अपना काम करे, जस्टिस को स्टैब्लिश करना फिलोसफर किंग का काम होगा, हर कोई अपनी प्रॉपर पोजीशनिंग, नॉन इंटरफेरेंस रहेगा, नॉन इंटरफेरेंस होगा, ये फिलोसफर किंग इंश्योर करेगा। ये ऑर्डिनरी लॉज से, ओपिनियन से ऊपर होगा, एब्सोल्यूट पावर होगा, माना जाएगा कि इसके पास रियल नॉलेज है, राइट, जो एक्सपीरियंस इसने गेन करी, और ये बातें बुक रिपब्लिक में है, और फिर ये क्रिटिक भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। क्लियर है? तो आई थिंक यहां तक क्लियर, अगर यहां तक क्लियर, जस्ट मेंशन क्लियर और वाह, क्लियर, ठीक है। ये छोटा सा एक लेक्चर था जिसमें एक टॉपिक मैंने बताया। ऐसे ही जब हम पढ़ते हैं ना, मैं आपको दिखाता हूं हमें क्या पढ़ना होता है पीएसआर ऑप्शन। तो पीएसआर ऑप्शन में पेपर 1 सेक्शन ए का टॉपिक नंबर 1 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का प्लेटो ही है, जिससे आज आपका बैच भी स्टार्ट हुआ है, पीएसआर ऑप्शन का न्यू बैच। तो आज मैंने बेस बनाया वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। तो अगर आप में से कोई स्टार्ट करना चाहता है पीएसआर ऑप्शनल, तो दे कैन स्टार्ट टुडे। और ये देखिए, ये हैं टॉपिक्स जो हमें कवर करने होते हैं। तो आज मैंने इंट्रोडक्शन किया, सोफिज्म के बारे में बताया, सोफिस्ट क्या होते हैं, सोक्रेटिस, और कल हम प्लेटो का स्टार्ट करके एक एक करके सारा पार्ट पढ़ेंगे। जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया वो तो केवल फिलोसफर किंग एक छोटा सा पार्ट है, ये है पूरा टॉपिक। हम पीवाईक्यूज क्लास के स्टार्टिंग में शो करते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस करते हैं। तो इस तरीके से आप मास्टर करते हैं, ठीक है। और पीएसआर ऑप्शन जैसे मैंने बताया आज बैच स्टार्ट हुआ है, तो इफ एनी वन ऑफ यू वाज प्लानिंग टू स्टार्ट देन स्टार्ट नाउ। अच्छा, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, पीएसआर ऑप्शन के शॉर्ट नोट्स, और लास्ट बैचेस के जो डिटेल हैंड रिटन नोट्स है ना, अगर वो आपको चाहिए, इवन इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ क्लास, तो यू कैन टेक फ्रॉम हियर, फाइल सेक्शन में मिल जाएंगे आपको डिटेल हैंड रिटन नोट्स, ठीक है। मेन है कि अगर आप पीएसआर ऑप्शनल स्टूडेंट हैं तो पीएसआर ऑप्शन में पूरा पोटेंशियल है 300+ मार्क्स लाने का। हम एक तय स्ट्रक्चर से चलना होता है। पीवाईक्यूज के मतलब डायरेक्ट बुक पे मत उठाना, क्योंकि बुक कई सारी ऐसी हैं आपकी जो पोस्ट ग्रेड के लिए बनी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है उसमें जो आपके सिलेबस में नहीं है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। 500 मार्क्स का इन जनरल ऑप्शनल होता है, लेकिन पीएसआर में 950 मार्क्स इन टोटल आप तैयार करते हो, क्योंकि 500 मार्क्स का ऑप्शनल और बाकी आपके जीएस पेपर 2 का लगभग ओवरलैप है। फिर क्योंकि पॉलिटी आईआर सबको पढ़ना ही है जीएस में, पीएसआर में आप पढ़ते ही मेरे साथ सारा कवर हो जाता है, पॉलिटी आपका मास्टर हो जाता है, आईआर भी। और एथिक्स वाला पार्ट यहाँ पर कवर हो जाएगा, एथिकल थिंकर्स वाला पार्ट, प्लेटो यूज होंगे वहाँ पे, गांधी जी, चाणक्य, सब पढ़ोगे आप यहाँ पर। ऐसे ही एथिक्स के साथ एसए में काम आएगा, और जीएस पेपर 1 में जो इंडियन नेशनल मूवमेंट वाला टॉपिक है वहाँ काम आएगा, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जीएस पेपर 3 में काम आएगा। तो इसी वजह से पीएसआर ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है कि जिसका मैक्सिमम ओवरलैप है जीएस के साथ, तो आप काफ़ी टाइम बचा सकते हैं, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप ये चूज़ कर रहे हैं तो स्टार्ट नाउ। प्रीवियस बैचेस से जो टॉपर निकले हैं, जो अब 24 अगस्त को जा रहे हैं मसूरी, तो उन्होंने जो काम किया मेरे साथ मिलकर क्लास में, उसमें से कुछ टॉपर्स के जो आंसर्स हैं वो मैंने शेयर करे हुए हैं, और बीच बीच में वो डिस्कशंस में मैं उनको इनवाइट करता हूँ, जिससे वो आपको बताएं कि कैसे जिस फेज़ में आप हो एक टाइम पर वो भी थे, जितने अनसर्टेन आप हो अपनी तैयारी के लिए वो भी थे। अगर आपको लग रहा है आप खराब आंसर लिख रहे हो, मैं उनके आंसर भी दिखाता हूँ क्लास में, देखो ये लिख रहे थे, फिर देखो ये इंप्रूव करके लिखा उन्होंने। तो ऐसी जर्नी है सबकी, ठीक है। मेन है कि आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। मैं कहता हूँ स्मार्टली प्रिपेयर करना है, तो अगर वो कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको एज मिलेगा। तो कैसे आपको ज्वाइन करना होता है, studyaki.com पे जाके यूपीएससी ऑप्शनल में जाएंगे, टॉप पे दिख जाएगा पीएसआर ऑप्शनल, और ये फीस यहाँ दिख रही है, बट आप ये कोड यूज कर लेंगे जो नीचे आ रहा है त्यागी लाइव, तो आपके लिए फीस काफ़ी रिड्यूस हो जाएगी। यू कैन स्टार्ट नाउ। मेन चीज़ है स्टार्ट करना था, स्टार्ट कर दो बस अब।